46 में हुआ, अगस्त में रिजल्ट आया और अगस्त रिजल्ट में कुछ इस तरीके से आया कि 80% सीट्स किसके हाथ में आ गई? कांग्रेस के हाथ में। तो अब यहां से काम आपका शुरू होता है। कैसे काम स्टार्ट होता है ध्यान से समझना, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट। अगस्त 1946 में क्या आया? रिजल्ट आया। इसके बाद सितंबर प्लस अक्टूबर प्लस नवंबर, इसमें सारी चीजें डिसाइड हुई। सारी चीजें मतलब कौन क्या क्या रहेगा। और उसके बाद 9 दिसंबर 1946, ये वो दिन था जिस दिन पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की क्या हुई? फर्स्ट मीटिंग हुई। सुना होगा तुम लोगों ने। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या होता है? आज के समय की लोकसभा समझो, तो पहली लोकसभा उस समय की थी। उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर ये बैठे, यहां पर ध्यान से, यहां पे एक बंदा बैठा और यहां पे कौन बैठेंगे? लोग बैठेंगे सब सीट्स पे। भाई यहां पे समझ रहे हो ना, नेहरू फला फला करके टोटल कितनी सीटें थी? 296 थी। 296 में से 205 किसकी थी? आईएनसी की, और लगभग 18 किसकी थी? अदर्स, क्योंकि बीच वाली तो चली गई ना। अरे लीग ने तो बाइकआउट कर दिया, तो लीग की सीट खत्म मानो। तो बची आपकी यही सीट। ये लोग बैठेंगे। यहां पे जो बंदे बैठाए गए, ये इनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। सुना होगा तुम लोगों ने। इनको बोलते हैं फर्स्ट टेम्पररी चेयरमैन। किसके? असेंबली के टेम्परेरी चेयरमैन। ठीक है, डेट यहां तक ध्यान से। उसके बाद पहली मीटिंग कब होती है? 9 को, फिर 10 को ही, फिर 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर, डेट ध्यान से, सेम ईयर। इस दिन दो चेंजमेंट होते हैं। पहला चेंजमेंट होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सुने होगे तुम लोग, राजेंद्र प्रसाद। इनको बनाया गया परमानेंट चेयरमैन। प्रेसिडेंट बने 51 में, ठीक है ध्यान से। परमानेंट चेयरमैन बनाए गए किसके? असेंबली के। और दूसरा जो काम हुआ वो थे नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने दिया उद्देश्य प्रस्ताव, विच इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। उद्देश्य प्रस्ताव, यही उद्देश्य प्रस्ताव आज के कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है? प्रियम्बल। तो तुम लोग पढ़ते हो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग फला फला फला, तो वो जो बात थी वो इस दिन रखी गई थी। डेट 11 दिसंबर 1946। क्लियर हो गया? इस दिन से आपके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मीटिंग शुरू हुई। यहां तक समझ में आया? नोट करिए बहुत ध्यान से। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मीटिंग स्टार्ट होती है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है। यहां तक समझ में आया? ध्यान से। तो असेंबली का काम आपका क्या हुआ? स्टार्ट हो गया। ठीक हो गया, हटाओ इसको। नोट हो गया? चलो ध्यान से देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, बहुत ध्यान से जरा समझना, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जितने भी लोग थे, ये जब लोग सभी लोग एक साथ बैठ करके मीटिंग करते थे, तो ये क्या थी? असेंबली। इसका काम क्या होगा? बनाना कॉन्स्टिट्यूशन को। और इसी में से करीब 20 लोग अलग थे, अलग से मतलब जो अलग से काम करते थे, तो इसी को बोला गया इंटरिम गवर्नमेंट।
अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार समझते हो? अंतरिम सरकार का मतलब होता है कि चूंकि ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था, अनाउंस कर दिया था कि हम तो जा रहे, तो अगर आप जा रहे हैं तो जब तक हम चले नहीं जाते थे तब तक थोड़ा नहीं एक आइडिया ले लो चलाने का, कौन क्या होगा, तो उसको इंटरिम गवर्नमेंट बोलते थे। इसी इंटरिम गवर्नमेंट को लीड किया था, पीएम थे नेहरू, होम मिनिस्टर थे पटेल साहब, एजुकेशन मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, सबको प्रीलिम्स वाली चीज होती है, तो यहां पे नहीं, यहां पे सारे मिनिस्टर्स होंगे। समझ में आया? तो इसको इंटरिम गवर्नमेंट बोलते थे। बहुत कंफ्यूजन होता है आधे से ज्यादा बच्चों को, इसीलिए मैं पॉलिटी में वहां की जगह यहां बोलता हूं, हिस्ट्री में बताऊंगा। तो ये वो चीज है, जब असेंबली बनी तो असेंबली में ये सब जब यहां बैठते थे तो असेंबली के मेंबर थे जो क्या बनाते होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, और मीटिंग जब करते थे तो वो क्या हुई, इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें मिनिस्टर बहुत है, एजुकेशन मिनिस्टर का नाम पूछा हुआ है बलदेव सिंह करके। समझ में आया? अब ये जो मीटिंग आपकी स्टार्ट होती है असेंबली, अब जब ये लोग मिले तो मीटिंग मैंने कौन सी डेट बताई तुमको, 11 दिसंबर 1946 से लेकर के 26 नवंबर 1949। तुमने कभी अपनी प्रेमबल देखी है? पढ़े हो? पढ़े होते तो ये डेट याद रखिए, ध्यान से देखिए प्रेमबल की डेट, ध्यान से पढ़ो। प्रेमबल की बात करते हैं, देखो जब भी आप प्रेमबल का कहीं से भी उठा लेना, कोई से भी उठा लेते हैं प्रेमबल को, देखो टाइम ध्यान रखना क्योंकि उसकी जरूरत पड़ने वाली। वी द पीपल ऑफ इंडिया, देखो ये प्रीएम्बल लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया फला 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 करके पूरा। इसमें डेट देखो क्या लिखी है, 26 डे ऑफ नवंबर 1946, 26 नवंबर 1946। तो हम 26 जनवरी पे अलग हैं, लेकिन जो हमारी डेट है वो 26 नवंबर 1946 है। हिसाब ये बैठा कि हाँ 49, तो मैं ये वाला बोल रहा, कोई दिक्कत नहीं, वो समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं, दिमाग ना खराब करो। 11 दिसंबर 1946 की डेट है, 26 नवंबर 49, हिसाब समझ में आ गया। ये आपकी टोटल मीटिंग होती है किसकी, असेंबली की। इसी को तुम लोग देखे होगे 2 साल 11 महीना और 18 दिन। सुना तुम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन कितने दिन में बना, ये हमारा टाइम था कॉन्स्टिट्यूशन बनने का। हिसाब समझ में आया, ये वो दिन था। क्लियर? इस दिन सारी मीटिंग होती है, बहुत सारी मीटिंग होती है। लोग ऐसा कहते हैं कि 5500 के आसपास मीटिंग थी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है कितनी मीटिंग थी, कौन सी हुई, क्या नहीं हुई, क्या कैसा, वो सब मतलब नहीं है। ठीक है, तो फाइनली 2 साल 11 महीने 18 दिन। डेट कौन सी थी, 26 नवंबर को, ध्यान से। ये वो दिन था, इसमें करीब 95% कॉन्स्टिट्यूशन आपका रेडी था। लॉजिक बात है, अभी भी कितना बचा, 5% कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के हल्का सा डिस्प्यूट था, ये करें और डिस्कशन चल रहा था। इस 5% को कब माना गया, 26 जनवरी 1950। तो जब 95% आपका यहां बना था, 5% यहां एक्सेप्ट किया गया, तो फाइनली एक्सेप्ट हो गया। इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे। तो आपने सुना होगा क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था ना, इंप्लीमेंट, तो यही वो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कायदे में जो कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार था वो ये दिन था। बचा हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो यहां पे होता है। 26 जनवरी क्यों चुना, इसके पीछे का रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। याद है कुछ? पहला फ्रीडम स्ट्रगल वाला याद है, वो इंडिपेंडेंस डे कौन सा ईयर था, 26 जनवरी 1930। याद आ रहा है पक्का? 29 में था, नेहरू रिपोर्ट आई थी, उन्होंने बोला था कि हम 1 साल का टाइम देंगे। नेहरू रिपोर्ट खत्म होती, दिसंबर में मीटिंग होती है, अगले साल गांधी जी से बोलते हैं आप शुरू करो। तो इसी के बाद तो दांडी मार्च स्टार्ट होता है, वही चीज है। ठीक है, ये है संविधान सभा का हिसाब किताब, मीटिंग चल रही है, नोट कर लीजिए पहले। हो गया? कोई लिख रहा है आप में से? नो, ध्यान से देखिए। अब फिर आते हैं डेट पे। 1946 का दिसंबर सितंबर से सारा खेल स्टार्ट होता है, और फिर हम लोग कहां पहुंच गए, 1949। बट इसके बीच में कुछ और भी तो हुआ होगा, ध्यान से समझो। इसी बीच में भाई मुस्लिम लीग क्या थी, उसका तो माहौल बन रहा होगा ना, क्योंकि उसने क्या बोला था कि उसका देखो ना तो इलेक्शन में जीती, तो ना मेरे को आप अलग कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इशू था। इसी बीच में मुस्लिम लीग ने बोला कि अब हमें क्या चाहिए, सेपरेट पाकिस्तान, सेपरेट कंट्री की डिमांड आती है। इसी बीच में जो एटली साहब थे, एटली साहब ने अनाउंस किया। एटली कौन थे, एटली मैंने लिखवाया था, पीछे नाम लिखवाया, सबसे पहले कौन थे एटली, ब्रिटिश पीएम। इन्होंने अनाउंस किया, ध्यान से,
फरवरी 1948 तक जो ब्रिटेन है वो भारत से चला जाएगा। ध्यान से डेट, ध्यान से, फरवरी 1948 की डेट थी, तो हम अगस्त में आजाद कैसे हो गए? कुछ याद आ रहा है? इन्होंने क्या बोला, फरवरी 1948 तक भारत से कौन चला जाएगा? यूके चला जाएगा। ठीक बात है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? लेकिन जब इटली का अनाउंसमेंट हुआ तो भारत तो चला जाएगा, मतलब ब्रिटेन तो चला जाएगा, लेकिन हमारा क्या, हमारा किसका? लीग का, मुस्लिमों का भाई साहब, क्योंकि वो तो बात आपने की नहीं ना। इस चीज को लेकर के वो दिन है मार्च से लेकर के अगस्त, ये होता है भारत में सबसे तगड़े राइट्स। किसको? मुस्लिम और हिंदू की। क्योंकि सीधी बात है, यहां पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना चीजों को लेकर के। जब मार्च हुआ, अप्रैल हुआ, मई हुआ और इतने तगड़े राइट्स होने लगे, तो उसको लेकर के अब लास्ट ऑप्शन क्या हुआ? कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस कुछ ना कुछ में काम क्या होता है, पहले ये नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं क्या काम हुआ। एक तो तुम लोग का क्या है यार, ये एनुअल डे वाला भाई, स्कूल वालों का इतना पैसा क्यों लेते हो यार? कैंसिल हो गया? ये सही है यार। क्यों? कोई जेन्युइन ऐसे कोई रीजन क्या ऐसे? तो पैसे वापस हो गए? तब सही है यार। बड़ा पैसा लेते हो यार तुम लोग यार, कसम से। कितना फीस है तुम्हारे यहाँ? कितनी? बस? सही है यार, हम तो लुट गए। 4200 फीस ले रहे हैं यार, 4200 के आसपास। हाँ, 4350 फिफ्थ क्लास वालों को आधारशिला में। हाँ, अरे अरे लूट मची हुई है। हाँ भैया, अरे नौटंकी है कि मैं क्या ही बोलूं। वो डांस सीख रहा है बेचारा, वो देखे ही हो तुम लोग, उस पे उसको सिखा रहे हैं, सीटी बजा के बोल, क्या है वो, ऑल इज वेल वाला। मैं पूछा मैम से कितनी देर की परफॉर्मेंस होगी, कह रही जस्ट अलॉटमेंट 40 सेकंड का है। हम का भाई साहब 40 सेकंड के डांस के लिए तो क्या पागलपन कर रहे हैं यार। मैंने, और दिक्कत यह है कि जो लिख के आया है कि कंपलसरी है, सबको पैसे के देने हैं। ये भी एक होता है कि नहीं हमारे लड़के ने हमें नहीं डांस करवाना, बात खत्म। कहने नहीं सर ऐसा नहीं है, देने हैं पैसे। आप हिसाब लगाओ, ऑन एन एवरेज 3000 का भी हिसाब लगाओ, अगर 1000 बच्चे भी, आप सोचो क्या हिसाब से कमाई है यार। 30 लाख रुपया धाड़ से। और क्या होगा फंक्शन, आप देखें एनुअल फंक्शन में स्टेज स्टेज तैयार रहती है, बस डेकोरेशन लगाना, लाइट लगानी है, बस वही। गाने आने लगाने कितने रुपए का? 20,000 रुपए में शादी ब्याह का लगता है डीजे, वही तो गाना है, और क्या है? सोचो, ये स्कूल वालों की यार नौटंकी हो रखी है। अब चक्कर क्या, कह भी नहीं सकते अब यार भाई। बच्चा आता कहता पापा देने हैं पैसे, अब भाई देने ही है, बात खत्म हो गई, जब बोल दिया तो देने हैं। बताओ, ये तो हाल हो रखा है यार। डांस भी हो रखे हैं, पता नहीं क्या क्या कराएंगे सब। वो कॉस्ट्यूम और कह रहे ले जाओ, हम क्या करेंगे? वो नचनियों वाले कपड़ों की नहीं होते, वो लाइट वाइट वाले कपड़े वो बच्चे पहन नहीं सकते, उगड़ते हैं इतने कपड़े। उसने किशन और कन्हैया बना था वो जन्माष्टमी पे, अपने वो डांस वांस था, तो कन्हैया कन्हैया की ड्रेस नहीं होती कुछ, वो समझ गया, मुरली उरली पर क्या क्या लेके, तो उसको ड्रेस दिलाई मैंने। और वो गंदे वाले कपड़े, वो डेकोरेटिव वाले जो नहीं होते, वो खतरनाक वाले, वो स्किन पूरी छिल जाए वैसे कपड़े। बेचारा वो डांस किया और फिर जब आया तो उसका पूरा स्किन रेड, पूरा पूरा होएगी, क्या करेगा मजबूरी में। तो वो टीचर कहें रख लो आप, रख लो, हमें नहीं चीज़, हम क्या करेंगे उसको, पैसे देते यार 500 रुपया ड्रेस के। कि नहीं सर, वो कहने वाली बात होती है। और एक बड़ा अच्छा वर्ड था कि वो हमने वो एम्ब्रॉयडरी वाला कराया था काम, उस पर हमें फ्री मिलते हैं वहाँ पे, नहीं तो किराए पे 200 रुपए में कपड़े मिलते हैं यहाँ पे। कॉस्ट्यूम डिजाइन मनीष मल्होत्रा से करवा रखा था। मतलब कुछ भी यार, सही है लेकिन स्कूल वालों का सिस्टम यार। बच्चा इसीलिए बोलते हैं, बच्चा और मेडिकल हेल्थ, इसमें आदमी समझौता नहीं करता है। क्योंकि क्या कर, डॉक्टर अगर बोलते 800 रुपए की कंसल्ट फीस होता, आप बोलते हो कम कर ले थोड़ी सी, भाई नहीं ना, जो फीस है वो फीस है, ये सीन होता है। आप कहीं पे जाइए अपना टेस्ट कराने के लिए, ब्लड टेस्ट, उसने बोले 2200 तो देने हैं 2200, ऐसा नहीं सोचते हो कि थोड़ा सा कम खून निकाल। भाई तो समझ रहे हैं बात को, रिस्क है ना, पता चले कहीं और गड़बड़, रिपोर्ट हल्की से चेंज की, गए आप, समझ रहे हैं, आपने तो दिखाई। भाई पॉइंट लगाना है उसको, भाई 3.0 है, वो पॉइंट इधर किसका दे, 0.30, आप खत्म। क्योंकि आपका कुछ होगा नहीं, लेकिन आप देख देख के मर जाओगे,
ये तो हमारे शुगर इतनी हो गई भाई, आपकी 200 शुगर होनी चाहिए, कितनी नॉर्मल शुगर 20 है आपकी, और हाई कितनी होती है भाई 180 से ऊपर, वो 20.0 लगा दे, खत्म। आप आपको लो शुगर में मर जाओगे आपको। और आपके 200 शुगर है, उसने पॉइंट लगा दिया, आपके 20 शुगर आ गई, 20 में आप धक्का क्या कर रहे हैं, चीनी खाए पड़े हो, 400 शुगर चलेगी, निपट गए। बात समझ रहे हो? इसीलिए भैया डॉक्टर से लोग बहुत फेमस बोलते हैं कि 3 कोट वालों से हमेशा दूर रहना चाहिए, 3 कलर के कोट से, सफेद कोट, खाकी कोट और काला कोट। समझ गए तीनों? खाकी मतलब पुलिस, इनसे दूर ही रहो भैया, और काला समझ गए वकील साहब, और सफेद डॉक्टर, क्योंकि अगर इनका हाथ हिला, इसीलिए। खैर कहां पहुंचे? ठीक, यहां पे होते हैं इसी में, इसी सेम सिचुएशन में, ध्यान से, जब इस तरीके की सिचुएशन होने लगी तो 3 जून 1947, 3 जून 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश संसद में एक बिल आता है। इस बिल का नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। यह बिल आता है जून में, और जुलाई 1947 में यह बिल उस हाउस से पास हो जाता है, दोनों हाउस से। हिसाब समझ में आया? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बिल आया और जुलाई 1947 से पास कर गया। हेडिंग डालिए, याद हो गया? फिर कुछ पॉइंट लिख लीजिए। माउंटबेटन प्लान, इसी को बोला जाता है माउंट 3 जून प्लान, जो लिखे हो हेडिंग डालो माउंटबेटन प्लान स्लैश, इसी को बोलते हैं 3 जून प्लान। यही 3 जून प्लान है जो भेजा गया था प्रपोजल वहां पे साइन होने के लिए, माउंटबेटन या 3 जून प्लान। तो भारत में उस समय कौन थे? वायसराय, याद है? वेवेल नाम लिखवाया था मैंने, तो वेवेल गए, उसकी जगह कौन आ गए? माउंटबेटन साहब आ चुके हैं भारत में। तो इन्होंने कुछ इस तरीके की मीटिंग की और यहां पे बैठ के एक फॉर्मूला तैयार किया। तो लिखिए माउंटबेटन फॉर्मूला, यही है। क्या फॉर्मूला था वो मैं आपको बता दूं, माउंटबेटन फॉर्मूला, माउंटबेटन फॉर्मूला। क्योंकि जो कैबिनेट मिशन आया था वो तो फेल हो गया था, पीछे मैंने बताया था, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट था नहीं। तो माउंटबेटन फॉर्मूले में लिख लीजिए, इसको माउंटबेटन प्लान बोलते हैं। नंबर 1, इंडिया विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट, भारत 2 हिस्सों में टूटेगा। इंडिया विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट, भारत 2 हिस्सों में टूटेगा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ऑल द प्रोविंसेस, सभी राज्य, कैन फ्री टू मर्ज इन वन ऑफ देम, दोनों में से किसी एक में मिलने के लिए फ्री रहेंगे, किसी एक में मिलने के लिए फ्री रहेंगे। समझ गए? किसी एक का मतलब समझ गए, इंडिया या पाकिस्तान में, और कैन बी फ्री, और सेपरेट भी रह सकते हैं। समझ गए? दोनों में मिल जाएं तो भी ठीक है, या फिर अकेले रहें तो, ये याद है कॉन्सेप्ट? ठीक। थर्ड, 2 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विल बी फॉर्म, 2 संविधान सभाएं बनेंगी। नेक्स्ट, देयर विल बी अ बॉर्डर कमीशन, एक सीमा आयोग बनेगा, एक सीमा आयोग बनेगा। ये वही बॉर्डर था जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच की लाइन को क्या बोलते हैं? एलओसी, तो ठीक बात, एलओसी तो बोलते ही हैं, इसके अलावा नाम है किसी के नाम पे, मैकमोहन लाइन, तो चाइना है, तो फिर अरे रेड क्लिफ यार, रेड क्लिफ एक लाइन है, दूसरी है डूरंड, और तीसरी है मैकमोहन। ये 3 लाइनें हैं भारत और नेबरिंग कंट्री में। तो ये है तुम्हारी पाकिस्तान के साथ, ये है अफगानिस्तान के साथ, और ये है तुम्हारी चाइना। तो ये तीनों कौन हैं? ये तीनों बंदे हैं, ब्रिटिशर्स हैं, इन्होंने ही बॉर्डर खींचा था। नोट कर लीजिए। तो रेड क्लिफ, तो बॉर्डर दिया हुआ है, बॉर्डर बनाया जाएगा। तो लीडरशिप किसने की होगी? रेड क्लिफ साहब थे, जिन्होंने लीड किया होगा इसको।
ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को एडमिनिस्ट्रेशन विल बी ट्रांसफर्ड, प्रशासन स्थानांतरित हो जाएगा, प्रशासन स्थानांतरित हो जाएगा, विल बी ट्रांसफर्ड, प्रशासन क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। देखो, कांग्रेस एक्सेप्टेड 14 जून, कांग्रेस ने 14 जून को एक्सेप्ट किया, लीग एक्सेप्टेड, लीग एक्सेप्टेड 24 जून, 24 जून को लीग ने एक्सेप्ट किया। एक मेंस का क्वेश्चन आया है कि जब ऑलरेडी डेट 1948 की थी तो 47 की डेट को क्या, कौन सी डेट, 15 अगस्त डेट लिखी हो ना जिस दिन ट्रांसफर होगा, तो 15 अगस्त को क्यों, तो रीजन समझ गए होंगे। मेन रीजन क्या मैंने बताए थे, राइट्स तगड़े वाले इंडिया में हो रहे थे क्योंकि पॉसिबल हो नहीं हो पा रहा, तो लिख लिख आया हुआ है व्हाई वी एक्सेप्ट बिफोर डेट, हमने पहले की तिथि क्यों डिसाइड की, एक्सेप्ट की, यह आया हुआ है। बिफोर डेट, पहले की हमने क्यों एक्सेप्ट की, तो रीजन आपको पता होगा। यूनिटिफिकेशन ऑफ प्रोविंसेस, हेडिंग डालिए, यूनिटिफिकेशन ऑफ प्रोविंसेस, रियासतों का एकीकरण, रियासतों का एकीकरण। तो इसमें आपको मैंने बता दिया था, टोटल लिखो 572, 572 रियासतें थी, 569 इन इंडिया, 3 आपकी बची हुई थी, कौन सी, नाम बताया था उस दिन मैंने, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़, तीनों लिख लीजिए, हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ फ्री, हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़। पटेल साहब को इसीलिए बहुत क्लियर हिसाब किया गया था कि पटेल साहब ने इनको बोला था, बहुत सारी रियासतें थी जो चाहती थी कि ऐसा हो वैसा हो फला ढिमका, पटेल ने सीधे सीधे बोला कि या तो मानो नहीं तो दूसरा तरीका अपना, दूसरा तरीका का मतलब होता है आर्मी, डरा के, हैदराबाद को तो डरा के ही किया था, क्योंकि मैंने रीजन दिया था ना, हैदराबाद किस में जा रहा था, पाकिस्तान में जा रहा था, हैदराबाद के ऑप्शन था उसके पास जाने का, बट इंडियन गवर्नमेंट ने आर्मी भेज करके बोला कि मैं आर्मी भेज रहा हूँ नहीं तो साइन करो, तो डर के मारे साइन करवाए थे। कुछ लोग इसे गलत भी कहते हैं, लेकिन क्या करें साहब, कई बार होता है ना, कुछ करना ही पड़ जाता है, मजबूरी है, नहीं तो आज की सिचुएशन बस आप सोचिए हैदराबाद आज पाकिस्तान में होता, आप हिसाब लगा लो क्या बैठता। तो इसीलिए पटेल को लोग कहते हैं, और नेहरू को थोड़ा बोलते हैं ना इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। कई फेजेस में ये आपका हुआ है, तो ये एक्सेप्ट नहीं है कि, दूसरा मेंस का है, व्हाई कांग्रेस एक्सेप्टेड सेपरेशन, लिख लो, कांग्रेस ने विभाजन क्यों स्वीकार किया, व्हाई कांग्रेस एक्सेप्ट सेपरेशन, विभाजन क्यों किया, तो रीजन आप समझ गए होंगे, झगड़ा ही मेन है, काफी कुछ हो रहा था चीजों को लेकर के। गांधी जी को भी बोलते थे कि गांधी जी की भी सिचुएशन समझ गए, मैं खाली पॉइंटर दे रहा हूं आपको, सब आपको पता लगो सिचुएशन ऑफ गांधी, गांधी जी की सिचुएशन क्या थी ये भी जान गए। मैं गांधी जी के पास लास्ट ऑप्शन था कि दोनों बेटों में से अलग करना ही है, तो समझो, आप सोचो अगर आप सीनियर हैं, जैसे इसको लेकर गांधी जी को गाली दी जाती है कि गांधी जी ने जानबूझ करके पाकिस्तान को दिया, गांधी जी ने उस समय करीब 65 करोड़ रुपए दिए थे, ऐसा आपने गदर मूवी देखी, गदर पहली वाली, तो उस गदर में अमरीश पुरी को कई सारे डायलॉग बोलता है कि इतिहास गवाह है, हमने आपको 65 करोड़ रुपए दिए थे, नहीं तो तुम्हारे सर पे तरपाल भी नहीं होते, डायलॉग रटे हैं। तो वो 65 करोड़ रुपए गांधी जी ने दिलवाए थे, तो इसको लेकर के बोला था कि गांधी जी जानबूझ के किया। मैंने हमेशा सिचुएशन आपको समझो कि आप एक घर के बड़े हो, यहाँ पे बायस मत होना हिंदू मुस्लिम को लेके, आप घर के बड़े हो, छोटा लड़का अलग होने की बात कर रहा है और उसके पास अर्निंग का सोर्स नहीं है, तो अगर आप एक्सेप्ट करते हो अलग होने के लिए, तो आप उसकी जेब में कुछ डालोगे, बीइंग ए अनबायस पेरेंट। बायस हो तो अलग बात है, बड़े भाई की तरफ आप ज्यादा हो, बड़े बेटे की तरफ तो छोटे अलग जब आ गया, लेकिन अगर आप बिल्कुल इक्वल हैं तो क्या लगता है, बोलो भाई, तुम एक चॉकलेट लाए, 2 भाइयों में बांटनी है, ध्यान से, और दोनों भाइयों में से एक भाई है वो बहुत तगड़ा वाला रो रहा है कि मेरे को पूरी चाहिए, आप बड़ी बहन है, आप बोल के नहीं, और छोटा वाला कह रहा मेरे को पूरी चाहिए,
अब आपके पास क्या सॉल्यूशन, एक ही चॉकलेट है, हाँ भाई खुद ही खा लेंगे, बात ही खत्म हो गई, रोते रहो। वो गांधी जी नहीं कर सकते थे ऐसा, बड़ी खुरापाती लोग हैं यार, खुद ही खा लेंगे सर, बात खत्म करो। सही बात है, बट लॉजिक देखा जाएगा तो आप उसमें से समझदारी की बात करेंगे। अगर उसमें से किसी कोई एक मान लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानता है तो कोई एक बंदा जो ज्यादा रो रहा है, आप उसको थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा पोर्शन निकाल के दे देंगे तो दूसरा वाला हल्का सा मान जाएगा। नहीं तो बड़ा, जैसे नहीं लोग बोलते हैं कि तू बड़ा है कि तू छोटा है, आप सर्वाइव किए इन दौर से, आप बड़े हैं घर में छोटे, तो दोनों लोग सर्वाइव कर गए। मानने को किसको क्या था, बड़े को बोला कि बड़ा तू मान जा कि छोटा तू मान जा, बड़े को बोला जाता है ना कि तो भाई घर में बड़ा है, वो छोटा भाई है तेरा, छोटी बहन है, ऐसे करके बोलते ना, दे दो, हाँ बिल्कुल सही बात है, तो मान जाते हैं। सेम कहानी थी यहाँ पे कि गांधी जी की मजबूरी थी कि जब जिन्ना नहीं मान रहे थे कि हमें सेपरेट करो, बट सोर्सेस तो थे ही नहीं, तो जब सोर्सेस नहीं होंगे तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना, इसलिए लेकर के चाहते थे। मैंने क्या बोला, घर वालों में से यही तो दिक्कत है, बड़ा भाई जाना चाहता है, दो भाइयों में से एक भाई वो जाना चाहता है, अरे तो वही तो, लड़के गए मार के गए वो सब अलग बात, मार खा के भी तो गए, दोनों बात थी ना भाई। ऐसा थोड़ी जब दो भाई आपस में लड़े तो दोनों ने एक दूसरे को ही मारा होगा, और जब लास्ट में ऑप्शन हुआ सेपरेट होने का तो लॉजिकली क्या सिचुएशन उस समय की ऐसी होगी, क्योंकि अभी आपके सामने कभी बंटवारा हुआ आपके घरों में, कभी आपके किसी भी घर में बंटवारा हुआ है, बंटवारा समझते हैं, सेपरेशन। गांव देहात का बंटवारा बड़ा खतरनाक होता है, शहर का तो तब भी ठीक है, गांव में तो लाइनें खिंचती हैं, बता आपको बाकायदा, इस लाइन के इधर नहीं आ सकते, इधर अलग ही लेवल का चलता है उसमें, फिर वहाँ दीवार बनती है ब्रिक लगा करके प्रॉपर। एक मूवी मैंने देखी थी पुरानी, पहले सुस्ती ब्लैक एंड व्हाइट में था, राज बब्बर था और एक थी, पता नहीं आप, मुझे नहीं याद है कौन सी थी, उसने वो घर था, दो कमरे थे, एक कमरा यहाँ था एक कमरा यहाँ था, ऐसे लाइन थी उसमें, अगर किचन, हाँ है ना, उसमें अगर इधर आ गया भाई साहब तो पेनल्टी लेता था उसका ससुर यहाँ पे, हैं कौन सी, ऐसे कुछ थी वो, एक दिन मैं क्लिप देख रहा था उसमें, किसका था, अच्छा भैया दीवार टूटती क्यों नहीं, वही वाला है ना, सही कह रहा। उसमें देखा जैसे ही इधर आ गया तो वो कहता था पैसे चाहिए मेरे को, पेनल्टी, बड़े खतरनाक था। तो इधर से उसके, लेकिन उसकी सास बढ़िया थी, बहु वो सास हो आपस में बतियाते थे। खैर, तो सिचुएशन ऐसी होती है, हर सिचुएशन में कई बार ऐसा हो जाता है कि आप इस सिचुएशन में कुछ कर नहीं सकते हैं, तो लास्ट ऑप्शन आपके पास कुछ नहीं होता है। तो गांधी जी की सिचुएशन यहाँ पे पूछा हुआ है, इन कैपेसिटी ऑफ गांधी जी पे पूछा हुआ है क्वेश्चन लिखने के लिए, गांधी जी की असमर्थता लिख लीजिए, इनकैपेबिलिटी ऑफ गांधी जी, गांधी जी की असमर्थता। सबसे बड़ी जो असमर्थता थी वो कौन सी थी, कम्युनल वायलेंस, सांप्रदायिक हिंसा, ये सबसे बड़ी असमर्थता थी, कम्युनल वायलेंस, सांप्रदायिक हिंसा, सबसे खतरनाक सिचुएशन, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन था ही नहीं, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। एक पूछा हुआ है कि क्या इंडिया का सेपरेशन कंपलसरी था, मतलब बिना उसके ऑप्शन कुछ था, तो क्या लगता है आपको भाई, अगर आपके रोज के 10,000 लोग मारे जा रहे हैं दंगों, दोनों तरफ के, तो सॉल्यूशन में एक बंदा चाह रहा है कि हमें सेपरेट करो, दूसरा चाह रहा है नहीं कोई खास ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट ऑप्शन कुछ नहीं होगा, तो आपके पास ऑप्शन यही होगा ना। तो इस पे मेंस का क्वेश्चन आ रखा है, डू वी नीड सेपरेशन, तो आंसर आएगा एट दैट सिनेरियो यस। समझ में आया क्वेश्चन, लिख लीजिए, क्या हमें आवश्यकता थी, डू वी नीड द सेपरेशन, तो आंसर जाएगा एट दैट टाइम द सिचुएशन वॉज वेरी कॉम्प्लेक्स, उस समय की दशा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। सो आंसर इज यस, तो आंसर आपका किस में जाएगा, यस में। इसमें सबसे बड़ा आप किसको मानेंगे, गड़बड़ जिसने की थी, सबसे ज्यादा गड़बड़ इसमें कौन थे पता है, इसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ थे ब्रिटिशर्स, क्योंकि ये तो जा रहे थे ना, बोल के चले गए होते कोई सेपरेट नहीं होगा, बात खत्म हो गई, लेकिन क्या हम तो जा रहे सनम, ले डूबेंगे नहीं कहता, हम तो डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो वाली कहानी थी कि हम तो गए लेकिन तुम्हें हम चैन से नहीं रहने देंगे। बहुत अच्छी बात, मैं डिबेट देख रहा था मुस्लिम लोगों को, आजकल नहीं वो अरे यार मस्जिद हटा करके नहीं, मंदिर का निकल रहा है, लॉजिक बिल्कुल सही बात है कि अगर आपका यहाँ मंदिर है तो यहीं पर सटा करके मस्जिद बनाने की जरूरत क्या थी। ये सब मस्जिदें कब बनी है, मिडाइवल पीरियड में, मिडाइवल पीरियड लगभग 1500 से 1700 के आसपास की कहानी है, मोटा मोटी यही दौर है मिडाइवल का, 1526 में यह आया है बाबर और 1707 में खत्म होता है औरंगजेब, इस समय की बात है। तो इस समय इंडिया में जमीन की, अभी ऐसा तो नहीं इंदिरापुरम जगह नहीं है, बट लॉजिक बात, इस समय जमीन की कमी थी नहीं, जमीन ही जमीन थी, तो अगर आपको मस्जिद बनानी थी तो आप थोड़ा सा दूर जाके यहां पे मस्जिद बना लेते, कोई दिक्कत थी नहीं थी ना दिक्कत, लॉजिक अगर यहां बनाते बैटरी खत्म था, समस्या क्या थी ना, हमें माहौल बनाना था, बिल
भाई लॉजिक बात है ना, हमें पता कि या तो हटा के हम बनाएंगे या सटा के बनाएंगे। ये कर दी मूर्खता किसने? बेवकूफों ने। मैं तो खुल के बोलता हूं बेवकूफों ने, क्योंकि अब लॉजिक देखा जाए पहले ये थी, ऐसा तो संभव नहीं है। क्योंकि जो सीधी बात है, जो मस्जिद है वो आई है कम्युनिटी कौन सी? 500 एडी में भाई प्रॉफिट मोहम्मद कब आए हैं? 500 के आसपास। और हिंदू धर्म कब का? इसके एविडेंसेस पुराने हैं। तो ये लॉजिक बात है। तो इन दोनों में पुरानी कौन सी है? ये है। ठीक है, इसीलिए आप एक भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ये नहीं देख रहे होंगे कि हमारी मस्जिद, मंदिर को हटा करके देखो नीचे क्या मिलेगी? मस्जिद मिलेगी। है नहीं एविडेंसेस। क्योंकि आप बोलने में क्या, जब कोर्ट में जाओगे तो प्रूफ दिखाओ। भाई जितने भी मंदिर को हटा करके मस्जिद के उसके प्रूफ हैं, तो प्रूफ दिखाए जा रहे, साबित हो रहा है। लेकिन अगर बोल देंगे कल को कि मंदिर के नीचे मस्जिद है, इसके प्रूफ नहीं है कि उसके पीछे, ये बात उनको भी पता है भाई साहब। तो इसीलिए चीजों को लेकर के तो सीधे सीधे अगर आपको बनाना था, आप यहां बना देते, मैटर ही खत्म होता। अब ज्ञानवापी आपने देखा है? उसका देखा है मथुरा जन्मभूमि? देखी हो? बस बिल्कुल, हाँ देखे, बस बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स, दीवार दीवार सटी है उसकी। अरे क्या बेवकूफी है यार, जबरदस्त। अब इसमें सीधी बात है, किसी ना किसी का क्यों ऐसा करके चलेगा जिससे आने वाली जो जनरेशन होगी लड़ मरे इसी में। कौन डिस्प्यूटेड है ना? डिस्प्यूटेड क्या? अलाउ नहीं है कि आते नहीं है? क्यों? तो आते क्यों नहीं है? मुझे नहीं पता इस बात को। डिस्प्यूटेड लैंड के नाते तो किसी की भी एंट्री बैन होगी, लॉजिक बात है। अगर डिस्प्यूटेड नहीं हो तो भगवान जाने अब क्यों नहीं आते। ये तो फिर वही कम्युनल वाली बात होगी, पता नहीं क्यों नहीं आते। बट लॉजिक है, समझ रहे ना चीजों को। तो अंग्रेजों को पता था कि अगर आपको करना तो पाकिस्तान को बोलते नहीं बनेगा, और पाकिस्तान का कुछ नहीं एक सोल्यूशन देगा। तो बट जानबूझकर उन्होंने सोल्यूशन नहीं दिया। तो अगर आपको इसमें विलन देना है किसी को आंसर में, तो वो विलन कौन जाएंगे? जिन्ना भी गलत नहीं था, वैसे लॉजिक बात है। एक आदमी जिसको हल्का सा, मैंने क्या बोला, एक वर्ड होता है आइडेंटिटी क्राइसिस, बहुत खतरनाक चीज होती है। जब आपको जैसे इसमें उस दौर से कौन गुजरा पता है? रशिया। इस समय वो निकल रहा है इस दौर से, या तो आर या पार है। अगर नाटो ने अटैक किया रशिया के ऊपर तो रशिया एटम बम गिराएगा। क्योंकि यहां सीधी बात, अगर नाटो इन्वॉल्व हुआ यूक्रेन में, तो मतलब रशिया के बॉर्डर तक नाटो आ गया, और नाटो अगर यूक्रेन बॉर्डर तक आ गया, मैटर वहीं खत्म है। समझ रहे हैं? तो इस समय रशिया अपनी जीवन की लड़ाई लड़ रहा है, जिए तो जिए, नहीं तो खत्म वाली बात होगी। सेम कहानी थी उस समय लेकर के। मुस्लिमों को लगा या तो हमें लीडर दो, लीड मतलब पीएम बनाओ, या फिर हमें सेपरेट करो। दोनों सिचुएशन में आपके पास लीडर बनाने का ऑप्शन नहीं था, क्योंकि आप 80% लोगों को क्या जवाब देते? जो लोग एक्सेप्ट नहीं, नेहरू का कहना था कि भाई साहब ये जरा चीज गलत है, क्योंकि मुस्लिम पीएम को इंडियन पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी। कुछ हद तक ठीक बात थी, नहीं पॉसिबल था कर पाना, बट इसी रीजन। ठीक है, तो अगर आपको बताना होगा तो इसमें आप इनका नाम दे सकते हैं, क्या नाम विलन में, ब्रिटिशर्स को लेकर के। ठीक है साहब, यहां पे आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारत की आजादी का जो पोर्शन होता है वो समाप्त होता है।